नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2018 जो कि 22 दिसंबर 2018 को हुआ था, इसके प्रथम पाली के सामान्य जानकारी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन दिया गया है हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और सहायक या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है और कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो स्टोरेज डाटा होती है समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया गया है डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और विजुअल बेसिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजुअल बेसिक। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर यानी अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न यानी कि अटैक पैटर्न और हमला पथ यानी कि अटैक पाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्ट एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी। देखिए, जो क्रिप्टोग्राफी होता है वह सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि इसे अन्य लोग न देख सके और नहीं पढ़ सके। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन दिया गया 56.7%, 60.7%, 64.7% और 68.7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68.7%। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 68.7%। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी कि अध्याय सबसे छोटा है। अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किष्किंधा कांड। देखिए, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जिसमें किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है और जबकि बालकांड सबसे बड़ा कांड है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर या फिर सुल्तानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंबेडकर नगर। देखिए, अंबेडकर नगर जो किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत जो किछौछा शरीफ दरगाह है, ये किससे संबंधित है? तो यह है संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। सितार, वायलिन, तानपुरा या फिर बांसुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायलिन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रयागराज में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। जब यह परीक्षा हुआ था 2018 में, तो उसमें 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन किया होने वाला था, इसलिए प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर है 2019। और अभी 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में महाकुंभ होने वाला है, तो इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025। चलिए प्रश्न संख्या
संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण, मुंडन या फिर विवाह। तो सबको पता है कब किया जाता है, तो बच्चे के जन्म पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे के जन्म पर। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या फिर गोकुल। तो यह भी सबको पता है का एक कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो बरसाना। ठीक है, देखिए राधा के जन्म स्थान बरसाना की लट्ठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लिए 1974 में कब मिला था? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर नोएडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा। जल्दी ही आप लोगों को इस चैनल पे उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का भी वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स भी मिलेगा और पूरे करंट अफेयर्स का भी वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रयागराज, आगरा, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो कौन सा है जिला? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका महोबा। क्या हो जाएगा? महोबा। तो इसको भी याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या है महोबा, सबसे अधिक कहाँ पे? प्रयागराज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई, सालाभोगा, पलिच्छानदम या ब्रह्मदेया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलिच्छानदम। ठीक है, देखिए जो वेल्लानगाई है वो क्या होता था? यह गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती थी। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को हम लोग सालाभोगा के नाम से जानते थे और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मदेया के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मदेया के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। और जो तुगलक वंश है जो उसका समय काल रहा है 1320 से लेकर 1414 तक। कब से कब तक रहा है? 1320 से लेकर के 1414 तक। और इसमें कुल 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जिसमें पहला गयासुद्दीन तुगलक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर क्या था? प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, पलिच्छानदम। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने इसके बारे में कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये सबको पता है, ये शाहजहां ने किया था। हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक कोहिनूर हीरा था, ठीक है, वह कहाँ से प्राप्त किया गया था? मोर सिंहासन है, तो मोर सिंहासन आप लोग को पता है कि वहाँ कोहिनूर हीरा भी उसमें जड़ित था। तो कोहिनूर हीरा की बात करें तो भारत के गोलकुंडा खान से उसको निकाला गया था। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन दिया गया है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, और लास्ट ऑप्शन है कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण होगा, यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग, निर्माण होना चाहिए, निर्माण प्राप्त किया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? ये बनारस के पास, वाराणसी के पास सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? गया 1922, दिल्ली 1923, बेलगांव 1924 या फिर कानपुर 1925? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलगांव 1924। गांधी जी ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन यानी कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कौन सा था? वह कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के बेलगांव में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किया था? 1924 में। 1925 कानपुर अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी भारतीय महिला द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और वो भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएगी एनी बेसेंट, ठीक है, 1917 में। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कौन हो जाएंगी? वो जाएंगी सरोजिनी नायडू। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलिन, सर विंस्टन चर्चिल या फिर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक पंचायत की घोषणा की, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना गया, ठीक है। और इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। और इसी के विरोध में गांधी जी ने पुणे के एरबदा जेल से पहली बार भारत में आमरण अनशन किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, प्रयागराज, कानपुर या फिर जबलपुर? जो प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पे इलाहाबाद लिखा हुआ था, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। देखिए 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम लोग कंपनी बाग या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था और अंग्रेज़ों से घिर जाने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद की गोली मार ली, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ऑप्शन दिया गया नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। यानी कि हम लोग इधर बात करेंगे तो इधर से प्रवाहित होकर के अरब सागर की तरफ गिरती है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ये राइट आंसर है। डेन्यूब नदी कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है? तो जर्मनी देश में है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया जो है कि आपका क्षेत्रफल वाइज भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उससे उस मायने में भी सबसे बड़ा जो है कि महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब? सतलुज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रावी। क्या हो जाएगा? रावी। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और वह रावी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या फिर हवाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबिया। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? परसेंटेज क्या है? 60, 70, 80 या 90? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90%।
ठीक है। 33 में पूछा गया है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो जिसमें यह परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने थे, तो यह प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14वां। ठीक है, 14वां। लेकिन वर्तमान में अभी फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यह पहली आदिवासी महिला हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो किस नंबर की बनी है, तो 15वें नंबर की बनी है। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती हैं, संथाल जनजाति से। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, या फिर हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के ... अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 123 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, 17, 19, 15 या फिर 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया ... यानी कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, यानी इसमें से किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। देखिए राज्यपाल को आर्टिकल 174 कौन सा है, आर्टिकल 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति मतलब मिली होती है। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या नोएडा। तो एक करंट से संबंधित क्वेश्चन है और उस समय कहाँ किया गया था, नोएडा में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है कि 2018 के एटी क्रेनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, 15वां, 11वां, 36वां या फिर 74वां। तो इसका राइट आंसर उसमें क्या था, उसमें भारत की जो पोजीशन थी इंडेक्स में वो क्या थी, 11वां थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, 2023 की बात करें तो भारत का जो पोजीशन वो कौन सा है, 2023 की बात करें तो भारत का 2023 में जो पोजीशन है वह 16th है, यानी 16वां है, 16वां है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पिछले साल का पेपर पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि करंट अफेयर बेस्ड जो भी चीज़ रिसेंटली हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ से प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं, तो इसलिए पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को ... तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी है, यानी किस वर्ष तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2020, 2022, 2025, 2030। तो यह 2020 तक के लिए था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2020। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या फिर 29 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 जुलाई। और ये कब से मनाया जा रहा है, 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 42 देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, नई दिल्ली। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। 43 में पूछा गया है कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ओडिशा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, यहाँ पे पूछा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा यानी 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रश्न देखा है इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछेंगे वो करंट अफेयर से पूछेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके है और उसके बाद इतिहास और विषय हैं। तो आप लोग जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उस पर अधिक से अधिक फोकस करें। तो इसमें पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया उसका ऑप्शन दिया गया है 9, 7, 5 और 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। ठीक है,
7। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। 45 में पूछा गया, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग की व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए ... मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पीपल कनेक्ट, क्राइम कनेक्ट, लॉ कनेक्ट, COP कनेक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, COP कनेक्ट। तो प्रश्न संख्या 46 देखते हैं अब हम लोग। देखिए, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। तो जितने भी सभी महत्वपूर्ण राज्यों के जो राज्यफल हैं उसको भी आप लोग ज़रूर याद करें। राज्यफल हो गए या फिर जो राज्य की भाषा है उसको भी आप लोग ज़रूर याद करें। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम, क्वीन लीची। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वीन अनानास। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। 47 में पूछा गया है कि नाबार्ड यानी NABARD का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नेशनल बैंक फॉर असेट एंड रूरल डेवलपमेंट, और न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ये भी देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ब्राज़ील, अमेरिका, रूस या फिर भारत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग अधिक से अधिक फोकस करें। उसका वीडियो जल्द ही आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, भोपाल या फिर पटना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मुंबई। कहाँ पे किया जाएगा? या मुंबई में किया जाएगा। क्या हो गया? 27 से 29 सितंबर 2018 की बात की जा रही है, ये आयोजन हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो था क्या, अभी भी है? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत। था और अभी भी है। तो यह कुल 50 प्रश्न थे सामान्य जानकारी के। अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।